हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को आज हम डिस्कस करेंगे और पेपर 1 के लिए स्पेशली सेट रहेगा सेट नंबर 21 आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस जितने भी हम सेट डिस्कस कर चुके हैं लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। शिक्षा फॉर नौकरी के टेलीग्राम लिंक पर आप जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। और सेट नंबर आज हम 21 डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट की सीरीज़ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लासेस चल रही हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं, ज़रूर चेक करिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूटेट उत्तराखंड की जितनी भी सारी डिटेल हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे शिक्षा फॉर नौकरी के, और वेब यूआरएल पे भी कनेक्ट कर सकते हो www.shikshafornaukri.com को। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। पेपर 1 के लिए रहेगा यूटेट 1 का जो सेशन है आज हमारा, वो हमने पेपर के लिए रखा है, पेपर 1 के लिए रखा है। और इसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया, साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन भी डाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। जो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है क्वालिटी एजुकेशन, बी बोलता है एसेस एंड इक्विटी, थर्ड बोलता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज, और फोर्थ बोलता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है राष्ट्रीय जो शिक्षा अभियान है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बोलते हैं भाई, ऑप्शन ए बी सी डी अलग अलग तरीके से दिए हैं। इंग्लिश हिंदी में एक बार देख लो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बोलता है श्रेष्ठ शिक्षा, पहुंच और निष्पक्षता, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन डी बोलता है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी देखो राइट आंसर है। अब सी क्या बोलता है, सी में चारों के चारों स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया है। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, सीडीपी का क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई, पेपर 1 सीडीपी लेवल का क्वेश्चन है पेपर 1 के लिए। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का अभियान मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, देखो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कराना, ये बिल्कुल एसएससी जिसको हम बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। तो उसमें आपको एक अच्छी तरीके एक गुणवत्ता शिक्षा आपको प्रदान की जाए। सेकंड है पहुंच और निष्पक्षता, यानी कि हर एक बच्चे तक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी बच्चों के पास पहुंचे। जो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रावधान है वह उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके अलावा आती है निष्पक्षता, यानी कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए इस एजुकेशन को लेने के लिए। नेक्स्ट आता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी होनी चाहिए। और विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था, जिसको एकीकृत जो है अब कन्वर्ट हो गया किसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन में। बात क्लियर है, समावेशी शिक्षा में। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है सही है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है ये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर बिल्डिंग ए कैरिकुलम। ऑप्शन नंबर ए एनवायरमेंट ऑफ द क्लास, टीचिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, या फिर स्टडी मटीरियल। सीडीपी का क्वेश्चन है अगेन। यहाँ पर पूछा गया है पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन देख लो, वातावरण होना चाहिए, क्लास का कक्षा का वातावरण, या शिक्षण विधियाँ, शिक्षा का उद्देश्य, या फिर अध्ययन की सामग्री। तो देखो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सबसे अच्छा तरीका है पाठ्यक्रम को तैयार करने का। पाठ्यक्रम बोले तो कैरिकुलम। अब कैरिकुलम किस चीज़ पर बेस करता है कि जो भी पूरा सिलेबस तैयार किया जाता है, और वो खाली बुक किससे रिलेटेड नहीं होता है कि आपको केवल बुक्स के अकॉर्डिंग सिलेबस जो, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व की जाती है वो सब कैरिकुलम के अंतर्गत आ जाती हैं। अब ये कैरिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं स्कूल और टीचर्स स्पेशली जिसको डिज़ाइन करते हैं, तो वो बच्चे के रिस्पेक्ट में करते हैं। इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारा मोटिव ये होना चाहिए एज ए टीचर, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो कैरिकुलम बच्चे को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका उद्देश्य निकल के आना चाहिए और ये कैरिकुलम बच्चे के सापेक्ष होना चाहिए। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है बेसिकली वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य मतलब है जो हम कैरिकुलम या फिर हम जो भी पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो बच्चे को केंद्र में रखकर, यानी कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें बच्चे पर देना है, उसके अराउंड ही हमें उसके चारों तरफ सोच समझ के हमें इस पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर ए लेक्चर, बी बोलता है लेसन डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, या फिर प्रोग्राम लर्निंग। हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति को शिक्षण की एक तंत्र शैली के तहत वर्गीकृत, नोट लगा है यहाँ पर, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन बोलता है हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला बोलता है भाषण, दूसरा बोलता है हमारे पास यहाँ पर
दूसरा ऑप्शन आता है पाठ प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन आता है समूह चर्चा और चौथा है हमारे पास योजनाबद्ध अधिगम। तो आप हमें बताना है भाई क्या इसमें सही आंसर रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण रणनीति को शिक्षण की एक तंत्र शैली के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर है हमारे पास समूह चर्चा। ठीक है भाई, समूह चर्चा को हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं शिक्षण रणनीति शैली के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आती है अनुशिक्षण। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो, अनुशिक्षण आता है। सेकंड आता है हमारे पास क्रमादेशित निर्देश। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास पाठ प्रदर्शन सॉरी, और फोर्थ आता है हमारे पास यहाँ पर व्याख्यान, जिसको हम बोलते हैं लेक्चर। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जिसको, वो है हमारे पास समूह चर्चा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। निम्न में से कौन सा तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा है, आपको ये बताना है। हिंदी से लिया गया क्वेश्चन है कि तत्सम और तद्भव का सही मेल कौन सा है। आश्चर्य अक्षर, कदली कलम, चित्रकार चित्रक, या दीप शलाका, और इसको हमने मेंशन किया किसे, दिया सलाई से। तो तत्सम और तद्भव शब्द मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को समझाए थे, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 था, उसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तत्सम वो शब्द होते हैं जिनको ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया जाता है और इसमें कोई भी ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो सही है दीप शलाका और दिया सलाई। तत्सम शब्द है दीप सलाका और दिया सलाई भैया हो गया है हमारे पास तद्भव। तो तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा हो गया हमारे पास ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। अगेन हिंदी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो हिंदी और इंग्लिश सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए आज मैंने पेपर 1 के लिए। तो वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। लीची चीकू किस भाषा के शब्द हैं, जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर चीनी भाषा के। तो देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में दूसरी यानी कि विदेशी जो लैंग्वेज है उससे इंक्लूड किए गए हैं। उन शब्दों को हम बोलते हैं विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लीची और चीकू किस भाषा के शब्द हैं, ये है भाई चीनी भाषा के। तो भाई दूसरी भाषा से हमने अपनी भाषा में इसको प्रयोग में लाए हैं इन शब्दों को, इसलिए इसको विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। और चीनी भाषा के जो शब्द होते हैं जैसे उसमें लीची हो गया, चीकू हो गया, और उसके बाद जो चाय शब्द है वो भी चीनी भाषा का शब्द है। और जो चीनी यानी कि जो शुगर हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा चीनी भाषा का ही शब्द है। बात करें अगर हम विदेशी में और कौन सी भाषा आती हैं, जैसे अरबी भाषा आ गई, अरबी भाषा से भी हमारी भाषा में बहुत सारे शब्दों को हमने लिया है। उसके अलावा फारसी भाषा आ गई, तुर्की भाषा आ गई, पुर्तगाली भाषा आ गई। तो ये सब क्या है, अंग्रेजी भाषा, ये सब ऐसी भाषाएं हैं जो विदेशज शब्द जो हैं हमारी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के साथ में। अगेन हिंदी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। अब उपसर्ग आपको पता होना चाहिए जो शब्दों के साथ मिलकर उनका परिवर्तन कर देते हैं और शब्दों के साथ उनके फ्रंट में जुड़ के यानी कि आगे की तरफ जो शब्दों को हम लगा के शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कुकर्म, कुंभार, कुचाल या कुचक्र। अब इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है जिसमें उपसर्ग रहित है। तो देखो जो उपसर्ग रहित है वो है हमारे पास कुंभार। ठीक है, कुंभार में अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या बनेगा, कुंभ जमा भार बनेगा। ठीक है, अगर मैं कुकर्म को करूं तो क्या बनेगा, कु जमा कर्म बनेगा। तो कर्म में हमने क्या ऐड कर दिया, कु ऐड कर दिया। तो ये कु क्या है, शब्द के आगे प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और इसने पूरा शब्द का मतलब या मीनिंग चेंज कर दिया है। कुचाल यानी कि कु प्लस चाल, कुचर्क यानी कि कु प्लस चक्र। तो यहाँ पर कु जो है ये क्या हो रहा है भाई, ये हमारा उपसर्ग है, लेकिन कुंभार में क्या है, कुंभ जमा भार है। तो यहाँ पर ये उपसर्ग रहित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश ग्रामर का लिया गया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है भाई, स्कोर करना है तो इंग्लिश को आप इग्नोर मत करना। इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इनको आप इग्नोर बिल्कुल मत करना। आने वाले सेशंस में मैं आपको ईवीएस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेडिकेटली पूरे एक ईवीएस की सीरीज़ तैयार करेंगे जिसमें सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट ईवीएस के ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है।
तो माई फ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू जॉब, माई फ्रेंड हैव गॉट अ न्यू जॉब, माई फ्रेंड गॉट ए न्यू जॉब, या माई फ्रेंड डिड गॉट ए न्यू जॉब। तो राइट आंसर है हमारे पास 7 का ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, माई फ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू जॉब, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि ये एक वर्ब एग्रीमेंट को शो करता है, ठीक है। इसमें वर्ब एग्रीमेंट है, हैज़ का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन सा वेद है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हमारा ईवीएस से लिया गया क्वेश्चन है। सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, या फिर अर्थववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, और राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे पुराना वेद है, और इस वेद की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1028 स्रोत हैं, और 10 इसमें क्या है, मंडल है। ये 10 मंडलों में विभाजित है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में विभाजित है, और उसके साथ साथ इसमें 1028 स्रोत मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। 9 बोलता है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एडवर्ब क्लॉज, इनमें से कौन से में एडवर्ब क्लॉज है, ये हमें बताना। देखो एडवर्ब क्लॉज में क्या रूल होता है, इसमें आपके पास सब्जेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, ठीक है भाई। एडवर्ब क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ में आपके पास प्रेडिकेट होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया ही इज़, कौन से सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज है, ही इज़ ए बॉय हु इज़ लेजी, इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस फॉर द टूरिस्ट, आई लाइक Wordsworth because he is sincere, the plan I proposed was accepted by all। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आई लाइक Wordsworth बिकॉज ही इज़ सिंसियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को कंबाइन करके क्या एडवर्ब क्लॉज बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 336 देन द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है भाई, पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है यदि निरंतर 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3 3 6 है, तो छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो देखो 336 दिया है, इसको आप क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो, इसके गुणनखंड कर लो। 336 को आप डिवाइड करते हुए चले जाओ, कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। फिर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84 आ जाएगा, और उसके बाद फिर डिवाइड करोगे तो 84 को जब डिवाइड करोगे तो 42 आ जाएगा। नेक्स्ट डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा। तो इसके 336 के गुणनफल क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है भाई। ये बना आपका, तो ये कितना हो गया, 2 2 6, यानी कि 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, और 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 7 ऑलरेडी था, तो 3 डिजिट मिल गई हमें, 8 6 और 7, और इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 6 और 7 है। तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया, 6 + 7 आपके पास कितना होता है, ये हो गया आपके पास 13। तो राइट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 1 के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत आसान होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था, ऑप्शन 3। तो हमारे पास 3 डिजिट मिल गई थी हमें, 8 × 6 × 7 गुणनखंड करने के बाद में। अब इन तीनों संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 336 आएगा। तो उसमें छोटी डिजिट कौन सी है, 6 और 7, और क्वेश्चन में कहा था योग बताना है, तो 6 + 7 = कितना, 13 हो गया। तो ये था भाई आज का हमारा पेपर 1 के लिए, यूटेट पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 21। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो ज़रूर कॉमेंट करिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।